हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल मैं जरूरी काम से बाहर गया था, इसीलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका हूँ। आज फिर से आपको सही समय पर वीडियो मिलते रहेंगे, यानी कि सुबह 4 बजे हमारे यह वीडियो पब्लिश हो जाते हैं। और आज हम कक्षा 7 की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हमारे अतीत 2, यह टेक्स्ट बुक में छठा अध्याय है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। दोस्तों, यह अध्याय में पेज नंबर 78 से 81 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे उनको ऐड करते हुए यह वीडियो हमने बनाया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे अतीत 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की यह टेक्स्ट बुक छठा अध्याय है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। और दोस्तों, यह अध्याय से जुड़ा हुआ हमारा यह दूसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करें। छोटे नगरों का संजाल। दोस्तों, यह एक टॉपिक पेज नंबर कितने, पेज नंबर 78 पर यह टॉपिक दिया गया है, छोटे नगरों का संजाल। तो 18वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया मंडपिका। तो यह 8वीं शताब्दी की बात है। 8वीं शताब्दी में यह मंडपिका क्या होती थी, तो याद रख लीजिए, मंडपिका यानी कि मंडी। आज हमारा जो बाजार है उसे हम मंडी कहते हैं, तो तब मंडपिका शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। और दोस्तों, मंडपिका बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा। और वर्तमान में भी दोस्तों हमारे बाजार, अब तो बाजार ऐसे हो गए हैं कि कभी कभी बड़े शहरों में ऐसे बाजार है जो 24 घंटे खुले रहते हैं। तो उस वक्त यानी कि 8वीं शताब्दी में कुछ ऐसे बाजार थे। चलिए आंसर बताइए। 8वीं शताब्दी में गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए कहां ले जाते थे? 8वीं शताब्दी में गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए कहां ले जाते थे? सही आंसर चुन लीजिए। कहां ले जाते थे? मंडपिका में ले जाते थे। आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और मंडपिका यानी कि वर्तमान में हम कहते हैं मंडी। तो उनमें से ऐसी गलियां थी, यानी कि मंडपिका में ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट से शब्द बना है हाट। तो बाद में हाट कहा जाने लगा, लेकिन 8वीं शताब्दी में यह शब्द होता था हट। तो 8वीं शताब्दी में दोस्तों यह ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजारें थे जिन्हें हट कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलिया, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। यह 8वीं शताब्दी में भी दोस्तों अपने व्यवसाय के अनुरूप अलग अलग बाजार होते थे। देखो एक बार फिर से कि उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें हट कहा जाता था। हट यानी कि वर्तमान में हम हाट भी कहते हैं। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। चलिए आंसर बताइए। हाट निम्न में से किस शब्द से निकला है? हाट निम्न में से किस शब्द से निकला है? तो हाट निकला है हट से। सही आंसर है ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन। 8वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों के लिए और बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। तो बताइए, 8वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों के लिए एक ही बाजार होता था, सही या गलत? गलत। ओके, बाजार ही न थे? बाजार ही न थे, बाजार तो थे, मैंने आपको विथ इमेज बताया है।
अलग अलग बाजार होते थे? जी हाँ, 8वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों के लिए अलग अलग बाजार होते थे। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, अपना बिजनेस करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे, यानी कि वर्तमान में सेल्समैन दोस्तों गांव गांव में घूमकर अपना जो उत्पाद होता है उन्हें बेचते हैं। ठीक उसी तरह 8वीं शताब्दी में कुछ ऐसे व्यापारी थे जो नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, अपना बिजनेस करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। अपने जिले के नगरों की सूची बनाइए और उनका प्रशासनिक केंद्रों, मंदिर नगरों, तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकरण करें। दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में रखा गया है। आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि अपने जिले के नगरों की सूची बनाइए और उनका प्रशासनिक केंद्रों, मंदिर नगरों, तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकरण करें। और दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से शहर वो पोर्ट सिटी थे, कौन से शहर वो मंदिर शहर थे, कौन से शहर पर पहले दोस्तों तीर्थ स्थान हुआ करते थे और वहां बाद में नगर बस गए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 8वीं शताब्दी में व्यापारी भारत के नगरों में क्या बेचने के लिए आते थे? दोस्तों 8वीं शताब्दी में व्यापारी भारत के नगरों में घोड़े, केसर, काली मिर्च बेचने के लिए आते थे। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का कारोबार होता था। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। क्या दोस्तों कोई सामंत किसी नगर या नगर के आसपास महल बना लेता था? ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी करके महल बना लेता था और ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा करवाया गया होता था। और ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। आंसर बताइए। 8वीं शताब्दी में करों के संग्रहण का अधिकार कभी कभी किसको प्रदान किया जाता था? सामंतों द्वारा। 8वीं शताब्दी में करों के संग्रहण का अधिकार कभी कभी स्थानीय मंदिरों को प्रदान किया जाता था। सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों यह चित्र 3 इमेज में आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह चित्र दिया गया है और यह लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर का चित्र है। क्या यह लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर का चित्र एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आगे दोस्तों बाजारों पर कर की बात करें तो यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। दोस्तों याद रखना कि राजस्थान से 10वीं शताब्दी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख के जरिए 10वीं शताब्दी में बाजारों पर कौन कौन से कर लगाए जाते थे उनका वर्णन यह अभिलेख में किया गया है। वर्णन क्या है कि शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। यानी कि कौन कौन सी चीजों पर 10वीं शताब्दी में कर लगाए जाते थे? शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन,
तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। कौन कौन से व्यक्तियों पर कर लगाए जाते थे? तो इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीजें बेचने वालों पर, आश्वकों पर, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में और कुछ अन्य नकद के रूप में वसूले जाते थे। क्या दोस्तों? कुछ कर वस्तु के रूप में वसूले जाते थे तो कुछ कर नकद के रूप में वसूले जाते थे। और आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। यानी कि आपको यह सोचना है कि यह 10वीं शताब्दी में बाजारों में जो चीजें बिक्री होती थी, किन किन चीजों पर कर लगता था, और वर्तमान में बाजार में जो चीजें उपलब्ध है या आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो उन पर कितना कर लगता है, यानी कि कितने प्रतिशत टैक्स लगता है, वो यहाँ आपको सोचने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ बुक में रखा गया है कि आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता है, यानी कि यह कर कौन इकट्ठा करता है और वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है। यानी कि आप भी कोई भी यदि बिल वाला कोई चीज खरीदते हैं, उन पर टैक्स लगता है, तो यह टैक्स का इस्तेमाल सरकार कहां पर करती है वो भी आपको सोचना है। ओके, आंसर बताइए। मध्यकालीन भारत के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि 10वीं शताब्दी में जो भारत में व्यापार होता था उनके बारे में यहाँ 2 सेंटेंस दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना है और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। कर तो वस्तु के रूप में और कुछ अन्य कर नकद के रूप में वसूले जाते थे। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि कर नकद के रूप में और वस्तु के रूप में 10वीं शताब्दी में वसूले जाते थे। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। अनाज के बोरों पर कर नहीं लगाए जाते थे। दूसरा सेंटेंस गलत है, अनाज के बोरों पर भी कर लगाया जाता था। तो यह सेंटेंस गलत और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल 1 नंबर का कथन सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग, दोस्तों बंजारे लोग के बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ने वाले हैं। वर्तमान में यानी कि हाल ही में मैं आपको अध्याय 6 पढ़ा रहा हूं। बाद में अध्याय 7 आएगा तब हम बंजारे लोग के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। क्या दोस्तों? व्यापारी लोग भी उस वक्त यानी कि आज से 1000 साल पहले अपने संघ बनाते थे। देखो, कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे। एक बार फिर से पढ़ लो, यहां से पढ़ते हैं। बड़े और छोटे व्यापारी, तो व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे। आंसर बताइए। 8वीं या 10वीं शताब्दी के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों 8वीं या 10वीं शताब्दी के व्यापार और व्यापारी के संदर्भ में यहाँ 2 सेंटेंस है और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। बंजारे लोग व्यापार में कभी शामिल नहीं थे। दोस्तों बंजारे लोग भी यह 8वीं या 10वीं शताब्दी में व्यापार में शामिल थे। तो पहला सेंटेंस हो गया गलत। व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। तो दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन
बी। आगे बात करें तो दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दराज तक व्यापार करते थे। यहाँ दोस्तों एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मणिग्रामम और नाना देशी नामक जो संघ थे वो व्यापारी संघ थे, और दोस्तों वो भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक यानी कि दूर दूर तक अपना व्यापार करते थे। एक बार फिर से पढ़ो कि दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध संघ के नाम है मणिग्रामम और नाना देशी, और ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तक तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मणिग्रामम और नाना देशी क्या है? मणिग्रामम और नाना देशी क्या है? यह व्यापारी संघ के नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारी संघ है मणिग्रामम और नाना देशी। आगे दोस्तों, यह गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा यह दोनों समुदाय अग्रसर थे, आगे थे। तो यह दोनों जो व्यापारी समुदाय है उनकी बात करें तो वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे। क्या दोस्तों, गुजराती व्यापारी वर्तमान में भी पूरे विश्व में व्यापार करता है, और आज से 1000 साल पहले भी यह हमारे गुजराती कपड़े और मसाले बेचते थे। क्या? विभिन्न देशों के पोर्ट में, और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। यानी कि हम मसाले बेचते थे, कपड़े बेचते थे, और बदले में क्या लेते थे? सोना चांदी। इसीलिए तो हमारा भारत सोने की चिड़िया बन गया था। एक बार फिर से पढ़ लो कि वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे, और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे, और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों, यदि किसी चीज की कीमत 10 रुपया है तो वो 10 गुना ज्यादा यानी कि तकरीबन 100 रुपयों में, कितने? 100 रुपयों में ये चीज बिकती थी। एक बार फिर से पढ़ो कि पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे, और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। बताइए, 8वीं शताब्दी में भारत का व्यापार कहां तक फैला था? 8वीं शताब्दी में भारत का व्यापार दोस्तों फारस की खाड़ी तक फैला था, पूर्वी अफ्रीका तक फैला था, और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला था। यानी कि उपरयुक्त सभी जगहों तक भारत का व्यापार 8वीं शताब्दी में फैला था। आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। यानी कि दोस्तों, हमारे उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो भी मसाले उगाए जाते थे उनका एक यूरोपीय व्यंजन में, यानी कि यूरोपीय लोग जो भी अपनी चीजें पकाते थे, बनाते थे खाने के लिए, उन सभी में यह हमारे काली मिर्च, दाल चीनी, जायफल, सौंठ सभी का इस्तेमाल बढ़ता गया, और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता गया।
भारतीय सूती कपड़े की दोस्तों यूरोपीय बाजारों में भारी मांग पैदा हो गई थी। एक बार फिर से पढ़ो। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसा कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। क्या दोस्तों, यह जो मसाले है ना, वो यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाए। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। यानी कि आगे जो अध्याय आएंगे उनके बारे में दोस्तों व्यापार और नगरों में किस तरह बदलाव आए उनके बारे में बात करेंगे आने वाले अध्याय में। क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से भारत का कौन सा उत्पाद यूरोपीय व्यंजनों का महत्वपूर्ण अंग बन गया था? तो दोस्तों काली मिर्च, दालचीनी, जायफल यह सभी जो उत्पाद है वो यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे दोस्तों काबुल की बात करें। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। दोस्तों काबुल शहर, काबुल किस देश में है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, तो काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। दोस्तों दो महत्वपूर्ण शहर काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। यह रेशम मार्ग से दोस्तों घोड़ों का व्यापार भी हुआ करता था। और 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जॉन बैप्टिस्टे टेवर्नियर, इमेज में आप देख सकते हैं 17वीं शताब्दी का हीरो का एक सौदागर नाम है जॉन बैप्टिस्टे टेवर्नियर। तो यह जॉन बैप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। एक बार फिर से पढ़ लो। 17वीं शताब्दी का हीरो का सौदागर जॉन बैप्टिस्टे टेवर्नियर नाम है। उन्होंने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। आंसर बताइए। 16वीं शताब्दी में निम्न में से कौन से दो शहर सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े थे? तो मैंने आपको बता दिया ना कि काबुल और कंधार यह 16वीं शताब्दी के दो महत्वपूर्ण शहर हैं जो सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। सही आंसर है काबुल और कंधार। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप यानी कि भारत तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। कहां से? काबुल से क्या क्या लाया जाता था हमारे भारत में? तो मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा ही रहता था। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ सोचने के लिए रखा गया है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कि आपके विचार से इस आवाजाही का नगरों तथा गांवों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? नगरों में रहने वाले कारीगरों की एक लिस्ट बनाने को यहाँ कहा गया है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपके नगर में कौन कौन से कारीगर बसते हैं और यहाँ 10वीं 11वीं शताब्दी में लोगों का, व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था, तो उनका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, व्यापार का क्या असर पड़ा होगा? आंसर बताइए। 16वीं शताब्दी में काबुल से कौन से उत्पाद भारत लाया जाता था? दोस्तों 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में काबुल से कौन सा उत्पाद भारत लाया जाता था? तो खजूर लाया जाता था, गलीचे भी लाए जाते थे, रेशमी कपड़े भी लाए जाते थे। तो उपयुक्त सभी उत्पाद काबुल से हमारे भारत देश में बिक्री के लिए आते थे। आगे दोस्तों नगरों में शिल्प की बात करें तो बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे।
क्या दोस्तों? बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए यह सभी आवश्यक थे। आंसर बताइए, कहाँ के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे? तो मैंने आपको बताया कि बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे और नाम भी बिदरी पड़ गया था। सही आंसर ऑप्शन सी। और इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। दोस्तों कौन? ये सभी सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई, यह सभी विश्वकर्मा समुदाय में शामिल थे और ये सभी राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैक्कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। कौन दोस्तों? यह सालियार या कैक्कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली यानी कि अधिक पैसेदार समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। आपका ध्यान दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर होना चाहिए कि वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कि कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। और दोस्तों चित्र 4 टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यह टेक्स्ट बुक का चित्र 4 है। पित्तल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। क्या दोस्तों? पित्तल का यह मोमबत्ती दान है, उन पर यह काला आवरण है। और 5वां चित्र है शॉल का बॉर्डर। क्या? यह शॉल का बॉर्डर का यह चित्र है, इमेज में आप देख सकते हैं बॉर्डर का। तो यह दोनों चित्र एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में रखे गए हैं। यहाँ हम यह अध्याय का दूसरा पार्ट खत्म करते हैं। कल तीसरे पार्ट में मिलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। तीसरे पार्ट में कल मिलेंगे। टेक केयर एंड जय हिंद।